नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं रेलवे के, तो उन सभी को हम लोग यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट हो जाएगा कि मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ। तो कौन-कौन सी विधि होती हैं जिनको हम लोग मिश्रण अलग कर सकते हैं और यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे हुए हैं हम लोग यहाँ से भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन 177 नंबर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था। तो अमोनियम क्लोराइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन, एल्यूमीनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रासीन की मात्रा ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकती है। तो इनको भी आप नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो ये है आपका बर्फ, ये आपकी ऊर्ध्वपातन नहीं होती है। तो क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई में 2018 में यहाँ से पूछा गया था। तो हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊर्ध्वपातन समझेंगे ये क्या होता है। तो ये जब हम किसी पदार्थ को गर्म करके तो वह ठोस में सीधे गैस में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मीन्स किसी पदार्थ को गर्म करें और वह ठोस से सीधे अगर गैस में बदल जाए तो उसे ही हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे बर्फ़ को गर्म करके कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये रिएक्शन आपको दी गई है, ये समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो ये विधि आपकी हो जाएगी निस्यंदन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि कीचड़ युक्त, जिसे हम लोग कहते हैं पंकिल, जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को विशेष किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं और इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं निस्संदन। मीन्स आप कोई छलनीदार कपड़ा लीजिए या कोई भी ऐसा चीज़ लीजिए कि जिससे आप कोई भी कण छानिए तो ऊपर जो कण उस छिद्र से नहीं निकल पाते हैं, तो इसी विधि को हम लोग कहेंगे निस्संदन। तो ये आपको इमेज माइंड में रखनी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग विपरीत परासरण। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 में एग्जाम में आ चुका है। तो विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। तो जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत परासरण दाब से उच्च होता है तो परासरण विपरीत परासरण कहलाता है। अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग रिवर्स परासरण। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स परासरण ये समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ध्यातव्य है कि परासरण विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स परासरण से अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि विलवणीकरण या जिसे कहेंगे डिसालिनेशन ये क्या होता है? तो ये आपका होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो विलवणीकरण या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। साधारणतया लवण तथा खनिजों को हटाने की प्रक्रिया ये आपकी लवणीकरण होती है और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए विलवणीकरण क्रिया किया जाता है और ताकि यह मानव खपत या सिंचाई के लिए उपयुक्त बना रहे। कभी कभी इस प्रक्रिया का खाने वाला नमक यह सह उत्पाद के रूप में बनता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे।
अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार डाल के जरूर लिख लेना। तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युत विघटन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया था। तो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को कहेंगे विद्युत विघटन, और इस विधि का यूज करके हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में भी करते हैं, और इसके द्वारा एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि उत्पाद में इसकी सहायता करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा, ये रिएक्शन देख सकते हैं, H2O से सीधा क्या बना आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 4 अणु यहाँ पे बने हुए हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है और किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्व की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। जैसे आपका हो जाएगा कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं, जबकि आपके सोडियम सल्फेट ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं होते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। ये हम लोग पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नौसादर भी बोलते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, और इसका आपका फार्मूला ये भी नोट डाउन कर लेना। ये हो जाएगा NH4Cl। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला अमोनियम क्लोराइड का, तो इससे भी नोट डाउन कर लेना, और इसका अतिरिक्त नाम ये भी आप नोट डाउन कर लेना। ये हो जाएगा आपका नौसादर। तो इसका भी हम लोग ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। इसका ये आपका फार्मूला ये रहा सामने। और यह श्वेत रक्त का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अत्यंत विलेय है, और इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है, और प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला साल अमोनियक या अमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम के ही पूछे हुए हैं। तो रेलवे के अभी तक जो भी एग्जाम हुए हों, तो वहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम लोगों ने 79 क्लासें जो कि बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे रेलवे के द्वारा पूछे हुए। तो उनको आप एक एक दो क्लास में भी उनको कवर कर सकते हैं, और वहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। कम समय में यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने आपको कंटेंट देने की कोशिश की है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन जे रेलवे के एग्जाम हुए थे, तो वहाँ पे हूबहू विद ऑप्शन यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कई बच्चों से हमने बात की थी, तो यही क्वेश्चन सीधे ऑप्शन में मिल रहे थे। बढ़ेंगे हम लोग इसके फैक्ट की ओर कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग कहते हैं इसका फार्मूला NaCl, से अमोनियम क्लोराइड या नौसादर को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का यूज करते हैं। और ऊर्ध्वपातन मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने की वह विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे आपका हो जाएगा कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वे सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा तेल और पानी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे तेल और पानी के मिश्रण को अलग अलग कीपों या फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बिस्मांगी मिश्रण होता है। तो बिस्मांगी मिश्रण के कौन कौन से होते हैं जिनको हम लोग मिलाने पर वह कभी मिले ना, तो उसे हम लोग कहेंगे बिस्मांगी मिश्रण। जैसे आपका तेल और पानी को कभी मिलाएंगे तो ये आपका कभी मिलेगा नहीं, तो पानी के ऊपर ये आपका तेल तैलता तैलता रहता है, तो इसीलिए ये आपका बिस्मांगी मिश्रण हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे समांगी मिश्रण और बिस्मांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण, तो यह एक ऐसा मिश्रण है जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मीन्स इनको मिलाने पर ये एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे आपका हो जाएगा कि नमक के जलीय विलयन को नमक
और जल में अलग नहीं देखा जा सकता है। तो इसकी वन लाइन में डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि किन्हीं दो पदार्थों को मिलाने पर वह मिल जाएं और एक ही जैसे दिखने लगें, तो उन्हें कहेंगे हम लोग समांगी मिश्रण। तो यहाँ पे अलग नहीं दिखें मीन्स अलग नहीं दिखें या वह एक जैसे दिखें, तो ये एक ही बात होगी। तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग समांगी मिश्रण। और आपका अगला हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। तो यह एक ऐसा मिश्रण है जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, मीन्स उनको मिलाने पर कभी मिलते नहीं हैं, वह अलग अलग दिखते हैं। जैसे आपका हो जाएगा तेल पानी का मिश्रण। तो तेल और पानी ये कभी आपस में मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पानी में तेल को डालने पर भी ये तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। तो या यूं कहें कि इस समुद्री के पानी को लवणीकरण से किस विधि से हम लोग करते हैं, तो ये होता है आपका आसवन। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो समुद्र के पानी के लवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकी इसे कहेंगे हम लोग आसवन। और आसवन पृथक्करण की भौतिक विधि है। जैसे गैस से द्रव बनाने की परिघटना को संघनन कहते हैं। तो संघनन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये होता है कि गैस से द्रव बनाने की परिघटना। तो गैसों से सीधे हम लोग द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया को ही संघनन कहते हैं। और किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना इसे कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, तो इसे हम लोग कहेंगे वाष्पीकरण। और गैस से द्रव अवस्था में इसे कहेंगे हम लोग संघनन। तो इसे भी नोट डाउन कर लेना। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग इनको डिस्कस करके चलते हैं, इनके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। और अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का यूज करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। अभी हम लोग ऊपर भी इसको डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन आपका लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा हुआ है, रेलवे के द्वारा आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि अमोनियम क्लोराइड, जिसका आपको ये फार्मूला नोट डाउन कर लेना है, और सामान्य नमक, तो ये होता है आपका NaCl। तो इसका आपका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। और इस प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में वो आ जाता है, और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि आपका हो जाएगा पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। तो यहाँ से भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, और किस प्रकार क्वेश्चन बने हुए हैं तो हम लोग यहाँ से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 100 नंबर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो ये होता है आपका नमी, जो वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो नमी ये वाष्पीकरण की दर को कम करती है, और हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। और वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। और यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकृत के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। और यदि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि एक सतह की घटना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो एक सतह की घटना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होता है आपका वाष्पीकरण। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर में आपका पूछा हुआ। तो द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना, ये आपका कहलाता है वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण एक सतह की घटना है। इस कार्य हेतु ऊष्मा द्रव को अपने अंदर से ही प्राप्त होता है, अतः इस क्रिया से द्रव ठंडा हो जाता है। और दैनिक जीवन में इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे आपका हो जाएगा कि शरीर से पसीना निकलने पर ठंडा महसूस होना, वाष्पीकरण के कारण ही सुराही का पानी ठंडा हो जाता है। तो आपका ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपके
एग्जाम्पल होते हैं, इनको आप जरूर नोट डाउन किया करें और इनको आप देखा करें कि हाँ ये बात सही होती है या नहीं होती है, तो इसको महसूस भी किया करें। जैसे आपका हो जाएगा कि सुराही का पानी किस विधि से ठंडा होता है, तो ये होता है आपका वाष्पीकरण से। जैसे आपका शरीर से पसीना निकलना, तो ये ठंडा महसूस होता है वाष्पीकरण के कारण ही। तो ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इनको याद रखना होता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन आपका सबसे पहले आपका ग्रुप डी में पूछा गया था, फिर ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे पानी से वाष्प का निकलना, गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण को सघन कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो ये अभी हम लोग पिछले भी ये जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन थे उनको भी वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो जैसे जल से वाष्प से जल का निर्माण या बादलों से वर्षा होना, ये आपका संघनन कहलाता है। तो संघनन को हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए थे अच्छे से। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इनको भी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में इनको डिस्कस किए थे। तो ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। और ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं। और इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथासिन आदि ये अलग करते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मीन्स किसी पदार्थ के द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं हिमीकरण। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मीन्स इसका एग्जाम्पल आप याद रखना है कि द्रव अवस्था में आप पानी लीजिए और पानी के बाद इसको बर्फ़ बना दीजिए और बर्फ़ आपकी कैसी हो जाएगी, ठोस। तो बर्फ़ को क्या कहते हैं हम, हिम मीन्स बर्फ़ होती है। तो इसीलिए आपको हिमीकरण इससे रिलेटेड इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ से इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि द्रव का ठोस में परिवर्तन ये आपका हिमीकरण कहलाता है और एक निश्चित ताप पर ठोस अवस्था में बदल जाता है। उसे हम लोग हिमांक बिंदु कहते हैं और किसी पदार्थ का हिमांक या गलनांक प्रायः बराबर होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि किसी पदार्थ का हिमांक और उसका गलनांक ये हमेशा बराबर रहते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार करेक्ट होते हैं आपके 25 क्वेश्चन। और कल वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये नया चैप्टर जिसका नाम हो जाएगा विलियन। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं। तो इनको हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और जो भी आपके यार दोस्त जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों तो वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।